हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कर रहे हैं, ये नहीं है कि अलग-अलग कर रहे हैं कि नवाज शरीफ अलग है, इसाक डार अलग है, शाहिद खाकान अब्बासी अलग है, ख्वाजा आसिफ अलग है। ये सारे मिल के अब मैं आपको जो चीज़ें सामने आपके रखने लगा हूँ, इससे आपको एहसास होगा कि ये मिल के इस मुल्क को लूट रहे हैं। ये जब सारे कहते हैं ना हम जमहूरियत बचा रहे हैं, ये जमहूरियत इनकी चोरी बचानी होती है, इन्होंने इस पे सब इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ नवाज शरीफ ने कहा ना कि वो नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है, वो नजरिया करप्शन है। ये करप्शन के नजरिए पे सब इकट्ठे हैं। मैं आज कोई हमें नई चीज़ें मिली हैं तो मैं चाहता था कि आज अवाम के सामने नए इंकशाफ करूं। इसमें सबसे पहले इसाक डार के ऊपर मैं जो उनकी बैकग्राउंड है उसके ऊपर रोशनी डालना चाहता हूं। इनके वालिद साहब की साइकिल की दुकान थी, सब जानते हैं। जो भी लाहौर में बड़ा हुआ शहर में उन सबको पता था, और कोई बुरी चीज़ नहीं है किसी की साइकिल की दुकान हो। अल्लाह को पसंद है मेहनत कश लोग जो अपनी मेहनत से अपनी रोज़ी कमाते हैं, अपनी फैमिलीज को पालते हैं, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो जुल्म है वो ये कि जब आप दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों का पैसा चोरी करते हैं, तो उनके वालिद साहब के ऊपर हमें कोई उनकी बल्कि ऐसे लोगों की इज्जत करते हैं। सारे 80s के अंदर 1980s में ये इसाक JIT में से हमने निकाली है कि 81 से 92 तक 81 से 92 तक इन्होंने कभी इनकम टैक्स नहीं भरा। हाँ सॉरी 1981 से 2002 तक कभी इन्होंने इनकम टैक्स ही नहीं अपना दिया। इसका मतलब कि इनके पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं था। फिर हम देखते हैं कि 2007 में इनके ये एसेट्स दिखाते हैं 91 लाख, और 91 लाख से हम देखते हैं कि जब नवाज शरीफ इक़्तिदार ये पंजाब की गवर्नमेंट संभालते हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, तो 2007 से 2013 तक 800 दफा इनकी जो मालियात है वो बढ़ जाती है। क्या करते हैं ये, क्या काम करते हैं, कोई किसी को इस चीज़ का नहीं पता। फिर हम ये देखते हैं कि वो JIT में भी आता है कि उन्होंने एक अपनी चैरिटी बनाई है, तनकीद इन सब ने शौकत खानम पे। JIT में एक वेरी चैरिटी बनाते हैं नागदार, जिसको एक बनाते हैं टैक्स इवेजन के लिए। 17 करोड़ उसमें डालते हैं, चैरिटी में दिखाते हैं जो जाता ही नहीं है चैरिटी में। ये तो सारी JIT में आई। फिर हमें अब से पहले ये पता चला कि इनके बेटों के नाम 2 टावर्स हैं दुबई के अंदर, ये अखबारों में भी आए हुए हैं। दोनों 20 अरब रुपए के, 10-10 अरब रुपए के इन्होंने दुबई में 2 टावर्स बनाए। किधर से इनकम आई किसी को नहीं इस चीज़ का पता। लेकिन जो आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमें जो नया इंकशाफ मिला है वो मैं ज़रा अब आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी जो हमें नई चीज़ें मिली हैं, इनकी 11 कंपनीज जो कि हैं ये दुबई की SZE जोन में, जिधर नवाज शरीफ का भी जो इकामा, जिधर 11 कंपनीज इनकी वहाँ हैं। उनमें से एक कंपनी है HDS। एक कंपनी के पता चलता है अब कि कितने उनके पास विलाज हैं दुबई के अंदर, कितने विलाज हैं। कोई सोचे कितने विलाज होंगे कि दुबई में एक कंपनी, 11 कंपनियां, मैं सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा हूं, निकाला एक कंपनी के 52 विलाज हैं, 52 विलाज हैं। ये हमारे पास पूरी तफसील है इन विलाज की कि किधर किधर इनके एड्रेसेस हैं। 52, ये हम आपको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। यानी एक कंपनी, ये नया इंकशाफ है। पहले तो हमें पता था ना
20 अरब के 2 टावर्स हैं, 15-15 करोड़ की गाड़ियां इनके पास जो रेंट आउट करते हैं। लेकिन अब ये पता चला है कि HTS एस्टेट्स लिमिटेड, इसके पास 52 विलाज हैं। और फिर हमें मजीद और इंकशाफ होते हैं। हमें ये पता चलता है कि इन्होंने, इनके पास कंपनी से पैसे, वो भी जरा खोला, अच्छा, कंपनी से तुर्की से आ रहे हैं, लाखों दिरहम्स आ रहे हैं। स्विट्जरलैंड से इन कंपनीज में पैसे आ रहे हैं, ओमान से पैसे आ रहे हैं, यूके से पैसे आ रहे हैं। इसका मतलब कि उधर भी इनकी कंपनीज है। मैं ये जो चीज बता रहा हूं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम कहते हैं कि ये जो सारी चीजें अभी आ रही हैं, ये अभी हमें थोड़ी सी चीज पता चली है इनकी कितनी दौलत है। इनके जरा मुझे दिखाएं आप, पैसे कितने आ रहे हैं तुर्की से। स्विट्जरलैंड बड़ी 2 फिगर ही पढ़ देना सर। हाँ, अच्छा, ये पहले मैं स्विट्जरलैंड से आपको बताता हूँ कि कितने आ रहे हैं। 60 मिलियन डॉलर, 60 मिलियन दिरहम स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं। 60 मिलियन दिरहम स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं। कितने? 11 बिलियन फिर स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं। ये हम आपको सारी डिटेल्स देंगे। तुर्की से आ रहे हैं मिलियंस, फिर उसके बाद ओमान से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं। इनको किधर से ये यानी कौन सी बिजनेसेस वहां हैं जो कि यहां पैसे दे रही है। तो ये नया इंकशाफ है। अब ये चीज, सवाल अब ये पैदा होता है कि कौन सी बिजनेस की इसहाक डार ने ये इतना ज्यादा इनके पास पैसा, अरबों रुपए की जायदाद आ गई, 52 विलाज आ गए दुबई में, इन्होंने कौन सी बिजनेस की। मैं आज आपको बताता हूं कौन सी बिजनेस है। ये है नवाज शरीफ के फ्रंटमैन। इनकी इसहाक डार के बेटे की शादी हुई नवाज शरीफ की बेटी से। ये सारा जॉइंट वेंचर है। जो इसहाक डार को यहां से निकाला गया, खाकान अब्बासी ने अपना जहाज दिया उसको यहां से बाहर ले जाने में, जो वो बड़ी भयानक किस्म की खौफनाक तस्वीर आई, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, बुरा हाल है उनका। ये सारा को ये किया गया कि शरीफ खानदान को खौफ था कि पहले इसहाक डार ने बता दिया था, जो पहले इन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी। अब उनको डर था कि मजीद ये जो जायदाद इनकी बढ़ी है दूसरे दौर में, उनको ये डर था कि ये और मजीद चीजें बता देंगे, इसलिए उनको यहां से बाहर भगाया। और फिर ये देखें कि मफरूर को निकाल भी नहीं रहे, यानी उसको ये नहीं कहा कि हम इसको रिजाइन करवा रहे हैं, उसको वहीं रखा हुआ है, उसकी जगह यहाँ एक एडवाइजर लगा दिया, नया फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं बनाया। ये क्यों है? क्योंकि ये सारे मिले हुए हैं। खाकान अब्बासी का जो LNG का कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कतर से हुआ है, क्यों नहीं अभी तक उसने पार्लियामेंट को बताया? ये कितने का कॉन्ट्रैक्ट है? 15 अरब डॉलर का, 15,000 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी कोई, यानी कौन का पैसे के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है, इसकी हमें कोई डिटेल्स नहीं दी जा रही। खाकान अब्बासी ने कहा मैं असेंबली में बताऊंगा, कुछ नहीं अभी तक बताया। शक व शुबात बढ़ते जा रहे हैं किस तरह की ये डील की है। और अभी तक कहा यह जा रहा है कि जी कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। ये वही है जो ऑरेंज ट्रेन में, ये पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि जी 200 अरब रुपए का वो ऑरेंज ट्रेन है, वो कॉन्फिडेंशियल है। आज तक कभी पब्लिक के पैसे पे भी कोई कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है? और ये जो खाकान अब्बासी साथ मिले हुए हैं जिन्होंने उसको भगाया है, इस डार को पूरी तरह पता है कि वो जो LNG की डील है वो क्या है, इसलिए वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ को भी पता है वो क्या है। ये एक पूरा माफिया है। जो लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये एक माफिया है, गॉडफादर है, ये अब सारी चीजें आ रही हैं। इसहाक डार के पास किधर से पैसा आना था, ये नवाज शरीफ के साथ मिलकर कट लेते हैं। जो भी डील्स होती हैं उसके पैसे जाते हैं। क्यों नवाज शरीफ ये इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं, मुझे क्यों निकाला, कभी इधर जा रहे हैं, कभी अदलिया को बुरा भला कहते हैं। जो जुबान अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल की है पाकिस्तान की तारीख में, कभी किसी ने अदलिया के खिलाफ ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल की। क्यों कर रहे हैं? नवाज शरीफ को खौफ ये है कि अगर ये कन्विक्ट हो गए इस ट्रायल कोर्ट के अंदर,
अगर इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की कन्विक्शन आ गई तो वो उसके बाद इनकी सारे जो अभी तो हमारे सामने थोड़े से है ना 300 अरब है कि इनके बच्चों के पास और 300 अरब रुपया है। इनको डर ये है कि जो बाकी भी पैसा इनका पड़ा हुआ है, लग्जमबर्ग में, स्विट्जरलैंड से पैसे आ रहे हैं, तुर्की से पैसे आ रहे हैं, इनको डर ये है कि ये सारा खुल जाएगा। ये मैं फिर से कहता हूँ, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इनका जो तरीका वारदात है वो ये है कि ये उनके फ्रंटमैन रखे हुए हैं, उन फ्रंटमैन के जरिए पैसा बनाया जाता है। इसहाक डार इनके फ्रंटमैन थे पाकिस्तान के अंदर और दुबई में। सऊदी अरेबिया में हुसैन शरीफ फ्रंटमैन है, उधर लंदन के अंदर हसन शरीफ फ्रंटमैन बैठे हुए हैं, वहाँ एक अमेरिका के अंदर कोई सईद शेख है वो फ्रंटमैन बैठा हुआ है। ये यहाँ से सारा मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके हैं। कतर के अंदर सैफुर रहमान बैठा हुआ है। ये सारे इनके फ्रंटमैन बैठे हुए हैं जो सारा पैसा इकट्ठा कर इस कौम का पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है। ये जो कहते हैं ना मुझे इकामा पे निकाला है, इकामा मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक और भी चीज सामने आ गई है। इनकी कंपनीज के अंदर दो नाम आ गए हैं सामने, इसहाक डार के और इनके बच्चों की कंपनीज के। इसमें दो नाम आ गए हैं, एक मोहम्मद सफदर और एक हुसैन शरीफ। ये भी एम्प्लॉयज हैं इनकी कंपनीज के। सीरियल नंबर 23 पे मोहम्मद सफदर है और सीरियल नंबर 58 पे हुसैन शरीफ है। एम्प्लॉयज हैं इनकी कंपनीज के। तो ये सारा रैकेट है कि मुझे जी इकामा पे निकाल दिया। इकामा मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। इसहाक डार का मुझे बताए ख्वाजा आसिफ, वो कहता है कि उसका इकामा है वहाँ दुबई में, वो एक लीगल कंसल्टेंट बना हुआ है जो कि एक बैंकर है और वहाँ लीगल कंसल्टेंट बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में है कि 7 दिन हफ्ते में काम करना है उसने, 8 घंटे दिन में। मुल्क का वो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, 16 लाख रुपया महीना उसको तनख्वाह मिल रही है और लीगल कंसल्टेंट, वो उसका प्रोफेशन ही लीगल नहीं है। ये सबको पता है कि ये क्या है। अच्छा, और हमारे पास अकाउंट डिटेल्स ख्वाजा आसिफ की आ गई हैं। ख्वाजा आसिफ, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि ये बच सकता ही नहीं है इसमें से। सारी इसके जो चीज़ें छुपाई हुई थी, बैंक अकाउंट हमारे पास आ गए। ये हम अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो उस्मान डार ये पब्लिक के सामने लेके आएंगे। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये जब सारे इकट्ठे होकर जमहूरियत बचाते हैं ना, तो ये जमहूरियत नहीं होती, ये सारे आपस में मिले हुए हैं, ये इंटरकनेक्टेड है, ये माफिया है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारी कोई पॉलिटिशियन से मुकाबला नहीं हो रहा, हमारा एक माफिया से मुकाबला हो रहा है। ये हर जगह हर इदारे इन्होंने तबाह कर दिए हैं, इदारों पे इन्होंने अपने लोग बैठा दिए हैं। आप जिस इदारे पे, वो जो आप शहबाज शरीफ, ये मेट्रो का है जो केस का, इसके ऊपर काम तो करना था पाकिस्तान की SECP ने, वो चाइना की SEC से पता चला कि 2.25 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है मुल्तान मेट्रो में, और उसके बाद अपनी SECP दबा रही है उसको। क्यों नहीं नैब ने इसके ऊपर प्रोब किया? क्यों नहीं नैब देख रही कि पाकिस्तान में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है मेट्रो? और ये तो एक पकड़ा गया चाइना में। अब सोचें कि बाकी मेट्रोज में क्या हो रहा होगा, बाकी मुल्तान की, और मुल्तान के अलावा जो लाहौर और इस्लामाबाद की मेट्रो है उसका क्या हो रहा होगा, उसके ऊपर कितनी चीजें निकलेंगी। फिर ऑरेंज ट्रेन का कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, फिर हुदैबा पेपर मिल, हुदैबा पेपर मिल पे हमें नई चीजें हैं, JIT के अंदर नई चीजें आ गई हैं। ये अगर ये समझ रहे हैं कि हुदैबा पेपर मिल छुप जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की हम जजमेंट की इंतजार कर रहे हैं कि किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया है। हमें पता है कि JIT में नई एविडेंस आ गई है हुदैबा पेपर मिल में। चाहे आप आज अगर ये क्रिमिनल केस है, अगर आप क्रिमिनल केस बंद भी करते हैं और नई एविडेंस आ जाती है, वो फिर खुल जाता है। हमने पूरी तरह ये हुदैबा के ऊपर, हम हुदैबा पेपर मिल पूरी तरह केस परसू करेंगे, ये शहबाज शरीफ का। इसलिए करेंगे कि उस वक्त 20 साल पहले 1.25 अरब रुपया इस कौम का चोरी हो गया। तो ये अगर ये बंद हो जाए केस, तो इसका मतलब हजम हो गया 1.25 अरब रुपया। और हम ये क्या लोगों को बता रहे हैं कि अवाम के पैसे की कितनी कदर है इस मुल्क में। तो मैं आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी अदलिया से कि
जिस तरह अदलिया के ऊपर अटैक हो रहे हैं, मैं अदलिया को बड़ी रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूं कि या तो आप कंटेम्प्ट का जो कानून ख़त्म कर दें, या तो ख़त्म कर देना कंटेम्प्ट का। लेकिन अगर आप कंटेम्प्ट का कानून रखना है तो क्या ये सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए है? क्या ये ताकतवर को बाप और बेटी खुले आम, फिर इनके वजीर लोहे के चने, ये खुले आम सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कसूर ये है कि उन्होंने इनके खिलाफ फैसला दे दिया जो आज तक जज, कोई भी इनके जज इनके टेलीफोन कॉल पे फैसला करते थे कि किस तरह का फैसला देना है। इनको रफ़ीक तारड़ जैसे जज इनको पसंद है, जस्टिस क्यूम जैसे जज पसंद है, और वो जस्टिस नसीम अहसन शाह जैसे जज पसंद हैं, जो कि इनको जो कहेंगे वो कर देंगे। जब एक सुप्रीम कोर्ट खड़ा है और सारी कौम उसके पीछे खड़ी है, मैं सुप्रीम कोर्ट को श्योर करता हूं कि सारी कौम आपके पीछे खड़ी है। क्यों सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में आ रहा है इस माफिया से जो हर रोज सुप्रीम कोर्ट को डिग्रेड कर रहे हैं? जिस दिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, जो ये कोशिश कर रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए, तो उस दिन तो मुल्क खत्म हो गया। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत ना रही कि कोई भी खड़ा होकर कहेगा मैं नहीं मानता। इसका मतलब ताकतवर सारे खड़े हो जाएंगे जो आप मानते नहीं सुप्रीम कोर्ट को, तब कमजोर बेचारा कंटेम्प्ट में जाएगा। मुझे इलेक्शन कमीशन ने मेरे वारंट निकाल दिए कंटेम्प्ट पे। कोई मुझे बताए, किसी को पता है कि मैंने क्या कहा था इलेक्शन कमीशन के ऊपर? वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। यहाँ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, उसको हर रोज ये डिग्रेड कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सुनिए है कि या इनके खिलाफ एक्शन ले। क्या ये कोई ऊपर से आसमान से उतरे हुए हैं? ये कौन लोग हैं? ये सबसे बड़े मुजरिम है पाकिस्तान के। इन्होंने सबसे ज्यादा इस मुल्क को लूटा है, और अपने खुद ही नहीं लूटा, इनके हमवा ने इनके साथ जितना पूरा माफिया का इनके चेले हैं वो अलहदा लूट रहे हैं। तो इनके लिए कौन सा कानून है कि जब इनको कब कंटेम्प्ट लगेगा, या अगर नहीं लगाना तो कंटेम्प्ट खत्म कर दें। लेकिन दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये कि हमने सुना था कि नवाज शरीफ तहरीक चलाने लगा पाकिस्तान में। मैं तो इंतजार कर रहा था उसकी तहरीक की। मुझे तो सुना था कि जनाब वो सड़कों पर निकलने लगा। मैं तो बड़ी गौर से देखना था कि इसका इस्तकबाल पाकिस्तान के किसान, वो बेचारे जो आज जिन्होंने गन्ने उगाए हुए हैं, जिनको रेट नहीं दे रही शुगर मिल, उन्होंने कैसे करना था। खत्म नबूवत वाले लोगों ने कैसे करना था, जो इन्होंने अभी तक ये जवाब ही नहीं दिया कि किस प्रेशर के अंदर इन्होंने वो हल्फ चेंज किया था। और फिर अवाम ने इनसे 300 अरब रुपए का पूछना है, जो अवाम का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। मैं तो इंतजार कर रहा था, लेकिन अब पता चला है कि सऊदी अरेबिया में तहरीक चलाने चले गए दोनों भाई। वो भी वो दूसरा भी जाने लगा। यानी अगर इनका ख्याल ये है, मुझे नहीं पता कि वहाँ वो क्या कोशिश, उनको क्या मिलना है सऊदी अरेबिया से, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान की बात बता देता हूँ कि अगर इनका ये ख्याल है कि इनको किसी तरह की छूट मिल जाएगी, मैं इंशाल्लाह, मेरा वादा है कि पाकिस्तान की पब्लिक जो अब सड़कों के ऊपर आएगी, सारा पाकिस्तान तैयार है। काफ़ी धोखे हो चुके हैं कि बड़े ताकतवर मुल्क को लूट के और एनआरओ ले लें, बेचारा गरीब आदमी जेलों में जाए। इस बारी कौम सारी सड़कों पे निकलेगी। फिर ना कहना कि इमरान खान फिर सड़कों पे आ गया। बारी 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 लाडला भी करार दिया और बनी गाला की घर की भी बात की कि अदलिया छूट दे रही है। आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? अब आखिरी दफा बताइए कि क्यों वो नहीं रुक रहे जब वो बार-बार बर्दाश्त कर। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ को, मेरे ख्याल में वो पढ़ने लिखने में हमेशा कमज़ोर था। उसने अभी तक वो पढ़ी नहीं है जजमेंट। उर्दू करा रहे हैं। हाँ, वो हम उर्दू में भी शायद ना समझ आए। सवाल ये है कि एक आदमी जो कभी पाकिस्तान में पावर में ही नहीं रहा, बाहर पैसा कमा के, जब इसहाक डार स्कूटर पे भी नहीं फिरता था, तब मैं लंदन में फ्लैट लेता हूँ। जब उसके पास स्कूटर के लिए भी पैसे नहीं थे, एक फ्लैट लेता हूँ, उसके 52 विलाज है। मेरा एक था, उस फ्लैट के मैं हर जो अदालत ने मांगा मैंने उनको दस्तावेजात दिए, जो मांगा। 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए।
उनको मैंने फ्लैट की मॉर्गेज दी, हालांकि उन्होंने सिर्फ ये मांगा था कि ये आपने बनी गाला किस पैसे से लिया, वो मैंने उनको दे दिया। वो फ्लैट कितने का बिका था, पैसे दिखा दिए, यहाँ सारा दिखा दिया। चीफ जस्टिस साहब ने उससे पीछे चले गए कि बताएं वो जो आपने फ्लैट लिया था वो किससे पैसे से लिया था। तो 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिखाए, पूरे पैसे दिखाए, मॉर्गेजेस दिखाई, फिर फ्लैट बिका कितने का, फिर वो कैसे पैसा बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान के बाहर हलाल की कमाई करके पैसा पाकिस्तान लेके आया। नवाज शरीफ लोगों को पागल समझता है, इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ी देर से सारी कौम को पागल बनाया रखा है। मासूम मजलूम चेहरा बना के वो दूसरा शहबाज शरीफ अभी भी वो ड्रामे करता है, वो कायदे आजम की वो बरसी के दिन के वो बर्थ पे देखें जी कितना जुल्म हो रहा है पाकिस्तानी कौम से। 30 साल पावर में रहे और कहते जी कितना जुल्म हो रहा है, थानों में क्या हो रहा है। ये सारा ड्रामा इनका होता है कि लोगों को अब तक बेवकूफ बना चुके हैं। एक मिनट ठहर जाओ। मैं नवाज शरीफ से सवाल ये पूछता हूं कि आपका 300 अरब रुपया जो बाहर पड़ा हुआ है, जो आप मुल्क से बाहर लेके गए हैं, जिनकी वजह से मुल्क को कर्जे लेने पड़ रहे हैं, हमारी तरह के लोगों जो बाहर से डॉलर कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं, उसके ऊपर मुल्क चल रहा है। आप जो यहाँ से चोरी करके पैसा बाहर जा रहे हैं, आप मुल्क को कंगाल कर दिया है, और आप एक कतरी खाद देते हैं 300 अरब रुपए का। इसको यही नहीं, क्योंकि है इसलिए नहीं क्योंकि सबूत हुदैबा पेपर मिल है, मनी ट्रेल हुदैबा पेपर मिल में है। कतरी खाती इनके पास और कोई है नहीं तो कतरी खाद दे रहे हैं जी। आपने अभी ये कहा कि अदलिया पर ये हमले कर रहे हैं, अब तो इनके खिलाफ इदारे बोलना शुरू हो गए हैं। कल फौज ने एहतजाज किया, जो फौज पर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ख्वाजा साद रफीक, मैं ये कहूँगा कि ये नवाज शरीफ का जो माफिया है, क्योंकि ऊपर नवाज शरीफ बैठा है वो पैसे बना रहे हैं, नीचे बाकी पैसे, सबको डर लगा हुआ है कि ये जो एहतसाब का अमल अब शुरू हुआ है बाकी उस सब की बारी आ जाएगी, जो उन्होंने समझा था कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि सारे मिले हुए थे, करना था। इन सबको डर लगा हुआ है। इनका सिर्फ एक ही तरीका है कि अदालत को डिस्क्रेडिट करो, और फौज के ऊपर इनको यह है कि JIT में क्यों नहीं फौज ने इनकी मदद की, क्यों नहीं इनको बचाया, क्यों नहीं, जो फौज तो मेहरबान रही है ना इनके ऊपर। लाडला मुझे कह रहे हैं ISI से पैसे इनको मिलती थे, वो मेरान बैंक से। लाडला मुझे कह रहे हैं ज़ियाउल हक ने इनको चूसनी को तो पाला हुआ है। मुझे कह रहे हैं लाडला ये वो जो ब्रिगेडियर ने इनको इलेक्शन जिताया है 2013 का पंजाब के अंदर, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये सुप्रीम जुडिशल कमीशन में चीज आई थी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर को सराउंड किया इन्होंने, फौज ने लगाए गए हैं और कैंडिडेट्स को जाने नहीं दिया अंदर। तो ये जो इनको आज इतराज ये है कि क्यों नहीं फौज मदद की इनको फिर से बचाने के लिए, क्यों नहीं मदद की सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस क्यूम जैसे लोगों जो पहले करते थे, क्यों नहीं मदद की, ये इनका इतराज है। और ये अपनी चोरी बचाने के लिए, ये मुल्क को तबाह करने के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तानी फौज को तबाह करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट को अटैक करेंगे। बाकी इदारे तो वैसे ही तबाह कर दिए इन्होंने, वो तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सारे इदारे इन्होंने मफलूज कर दिए हैं। आपने मौरूसी सियासत के खिलाफ आवाज उठाई, जिस पर लोगों ने आपका बहुत साथ दिया, लेकिन आपको सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि जहांगीर तरीन के बाद अली तरीन को जो है उनकी जगह बायपोल्स में खड़ा कर दिया। इस पर क्या आपका स्टांस है? मेरा ये स्टांस है कि एक चीज़ तो ये है कि इसमें शकील उर रहमान भी, उसको बड़ी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि ये नवाज शरीफ के साथ वो भी माफिया का हिस्सा है। उसने भी पूरी बचाने की कोशिश की है इसको, उसने भी पूरी कोशिश की है शकील उर रहमान ने, क्योंकि उसको आज जब देख रहे हैं ना जो केस हो रहा है, क्योंकि शकील उर रहमान को भी पता है कि उसने जो इस मुल्क से टैक्स चोरी किया हुआ है, और जब उसके टैक्स इसके ऊपर आने लगता है तो मीडिया को इस्तेमाल करता है टैक्स बचाने के लिए। उसको पता है कि उसकी भी बारी आने वाली है। शकील उर रहमान आप बोलेंगे नहीं इसमें से जी? अब्बास खान साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, नए से नए सबूत भी आप पेश करते हैं, कुछ हो नहीं रहा। क्या समझते हैं कि आइंदा क्या होने जा रहा है? क्या आसिफ अली जरदारी के साथ कंटेनर पर हाथ करके खड़ा होने को तैयार हैं आप? होना तो बहुत अच्छा होने जा रहा है, मुझे तो इस पर कोई शक नहीं है। मुझे एतमाद अपनी पूरी आवाम के ऊपर है, एक शऊर रखने वाली आवाम जो सारे इशू समझ बैठी है। ये जब भी हम आवाम को कहेंगे ना, तो कह रहा था नवाज शरीफ तहरीक है,
उसके बाद हम भी तहरीक चलाते हैं अदलिया के लिए, खुद ही लोगों को पता चल जाएगा, इनको पता चल जाएगा अवाम किधर खड़ी है। देखें, ताहिरुल कादरी का जो मॉडल उनका है वो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, उसके ऊपर सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये कोई इलेक्टरल अलायंस नहीं है, इसके अंदर एक इंसानों को दिन दिहाड़े कत्ल किया गया है, 14 लोग मारे गए, 100 को गोलियां लगी हैं। हम हर किस्म की उसकी मदद करेंगे ताहिरुल कादरी की, और कोई भी, मैं कहता हूँ सारी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को मदद करनी चाहिए। वो हैं तो पाकिस्तानी, तो किसी और के लोग मार देंगे, आज किसी इस पार्टी के मारे हैं, कल किसी और के मार देंगे, तो क्या हम कहेंगे जो उनके लोग मरे हम कुछ नहीं करेंगे? इसलिए ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है। पहले दिन से मैंने कहा था, जिस दिन लाइव टीवी पे मैंने उनको गोलियां लगते देख रहा था, वो जो कत्लेआम हो रही थी, तब से मैंने फैसला किया था मैं इनकी मदद करूंगा। एक मिनट जी एक सवाल आपसे, कैसे उमर साहब का सुबह स्टेटमेंट आया है कि हमारे जो दर मुबादला है उसमें बहुत कमी वाक़ई हुई है, कशकूल जो मांगे जा रहे थे दुनिया भर से वो खाली हो चुके हैं। सर, आपके पास कौन सी ऐसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि आने वाले इलेक्शंस के बाद आप एकदम से मुल्क का जो काया है वो पलट